अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में खुशामदीद। मैं हूँ मारिया जदून। मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन। धरने के दिनों में आधी रात को मुझे पैगाम मिला के इस्तीफा दे दो, ना दिया तो मार्शल लॉ लगा सकते हैं। मैंने कहा इस्तीफा नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। अंग्रेजों की गुलामी से निकलकर हम अपनों की गुलामी में आ गए हैं। पार्लियामान नुमाइंदे नहीं बल्कि कोई और चला रहा है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का इजलास से खिताब, आपके साथ इस हवाले से आज हम बात करेंगे। एक और अल अजीजिया रेफरेंस जिसमें बरतानिया ने नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करने से इनकार कर दिया है। मुलजिम लंदन में बैठकर हुकूमत और आवाम पर हंसता होगा, ये निहायत शर्मिंदगी का मकाम है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स, कहा कि मुलजिम यानी कि नवाज शरीफ हुकूमत और आवाम को धोखा देकर बाहर गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली समाअत का अहवाल आपको बताएंगे। नून लीग की जानिब से कायम किए गए LNG टर्मिनल्स दुनिया के महंगे तरीन टर्मिनल्स में से एक हैं। वफाकी वजीर बहरी उमूर अली जैदी ने LNG टर्मिनल्स के हवाले से कुछ हकाइक बेनकाब किए हैं। पाकिस्तान LNG टर्मिनल्स लिमिटेड के सरबराह आजिम सूफी को इस्तीफा देने पर किसने और क्यों मजबूर किया था, इस हवाले से प्रोग्राम में इनसाइट डिस्क्लोज करेंगे, आपको बताएंगे। प्रोग्राम के आखिर में हम क्रिकेट के मैदान से भी एक इनसाइट आपके साथ शेयर करेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स पर PCB की नवाजिशें। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अरकान कमेटी चेयरमैन PCB एहसान मानी पर बरस पड़े। इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स की फ्रेंचाइजीज कम कीमत पर नीलाम की गई, ऐसा इंकिशाफ किया है, एक ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया है। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ऑडिट हुकाम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रिकॉर्ड फराहम करने में नाकाम क्यों नजर आई या उन्होंने इनकार क्यों किया। प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे। आमिर साहब, वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से खिताब किया, काफ़ी ताबड़तोड़ हमले भी किए इदारों पर, कुछ माजी की बातें भी उन्होंने छेड़ी हैं। ये क्या होने जा रहा है अब आगे आने वाले दिनों में? साबिक वजीर आजम माजरत के साथ साबिक वजीर आजम। एक पहली बात तो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत बहुत अच्छी है और जिन लोगों ने, जिस गवर्नमेंट ने लार्जली उनको जाने दिया, और अगर किसी ने ये सोचा था कि वहाँ जाके वो ये डील हो गई है कि खामोश रहेंगे, तो वो खामोश बिल्कुल नहीं रहेंगे, ना ही वो रह रहे हैं। पंजाबी का एक वो मुहावरा है कि खेडांगे ना खिडावांगे विच पसूड़ी पावांगे, तो वो पसूड़ी डाल रही हैं इस वक्त जो है ना, और वो एक रोड़े अटका रहे हैं। नहीं यार, किस्म पसूड़ी एक उसको ट्रांसलेट करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा। मगर वो होता है अंग्रेजी में कहते हैं ना, वो एक विद मैलिस टुवर्ड्स नॉन, यहाँ है कि विद मैलिस टू अगेंस्ट वन एंड एवरी वन जो है ना, तो जिधर जिधर तोप जो है ना, लेफ्ट राइट जो है ना, कोई नो होल्ड्स बार्ड, और वो तोप चला रहे हैं उसमें। तो उसमें उन्होंने डायरेक्टली आज जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी कि कल परसों की तकरीर की तरह, उन्होंने जनरल बाजवा साहब पे भी डायरेक्टली अटैक किया है, और वो उन्होंने गफूर हैदरी साहब के उस बयान के कंधे पे किया है कि जिनको बुला के ये कहा गया था कि हमें ज़रा नवाज शरीफ को टक्करें दें, आप पीछे हट जाएँ जो है, तो वो भी है। हम उनके क्लिप्स भी दिखा रहे हैं, पता नहीं क्या कितने उसके अंदर से क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि बहरहाल कानून के अंदर है कि जुडिशरी और अदारों की एक बातें नहीं की जा सकती, तो हम जितना बताया जा सकता है उतने हवाले से बता रहे हैं। साथ में उन्होंने एजेंसियों के मतलब भी शौकत सिद्दीकी साहब के जो बयानात हैं वो उसको भी जिक्र किया। फिर उन्होंने पूरा एक नक्शा भी पेश किया कि यहाँ पे जो है ना गुलाम बनकर अब नहीं रहना, और ये टिरनी की हुकूमत है जो है ना, इसको बिल्कुल ख़त्म करना है। और एक उनको मिल गया है आसिम बाजवा साहब का, वो अगेन एंड अगेन मरियम बीबी भी रिपीट कर रही हैं, और वो भी आसिम बाजवा साहब की, जब तक आज आसिम बाजवा साहब की मुझे लगता है बली नहीं दी जाएगी, यहाँ पे जो है ना ये ठंड नहीं पड़ेगी, तो उसके सिलसिले में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना वो घोड़ा है जिसको रोज़ वो चाबक मारते रहेंगे। उसके बाद उन्होंने साकिब निसार साहब को भी नहीं छोड़ा कि जनाब उन्होंने बनी गाला में नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब को छोड़ दिया। फिर उन्होंने जो आप जिक्र कर रही हैं वो पुराना कि ज़हीरुल इस्लाम साहब ने मुझे किया था, और मैं अल्लाह साहब तफसील बताएंगे कि वो ख़ुद ही पैगाम बनाया था कि मेरा सेटल करवा दें, वो एक वो उस पर है।
बाद में उन्होंने ओवरऑल उनका सारा जो अटैक है वो इमरान खान से हट के बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट के आ गया है कि जनाब ये जो रिमोट कंट्रोल के ज़रिए गवर्नमेंट है ना, ये बस ये नहीं चलेगी। और उन्होंने साथ में ये भी कह दिया है कि मैं डेली ये खिताब किया करूँगा, और आज कोई BDM थी, कल CWC होगी, कल परसों तरसों ये सिलसिला जारी रहेगा। तो ये अभी कंसिस्टेंटली ये करना है। अब उसमें ये ज़रूर है कि वो जज्बात में तकरीर के उसमें ना जोश बयानी में काफ़ी सारी वैसे मुबालगा आमेज़ी इस तरह थी कि वो जो मंजर पेश कर रहे थे अपनी गवर्नमेंट का कि दूध और शहद की यहाँ नहरें बह रही थी, ऐसी नहरें नहीं थी बह रही हैं। इकॉनमी के ठीक है, आजकल भी बड़ी गलतियाँ हो रही हैं, महंगाई के बड़े हालात ख़राब हैं और काफ़ी चीज़ें इस गवर्नमेंट से नहीं हो रही। मगर इन्होंने भी जो इसहाक डार साहब के ठेके पे हुकूमत की हुई थी, और ये पॉलिसी सिर्फ के 100 रुपये पे ही डॉलर हैं, उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स भी, ट्रेड गैप कोई 35 बिलियन का था, करंट अकाउंट डेफिसिट के जो मामला थे, तो इकॉनमी को ये भी नहीं थे। मियाँ नवाज शरीफ साहब 4 साल में से 1 साल छुट्टी पे रहे हुए थे, तो वो कि जी इनको उन्होंने ये जो कहा कि इनको गवर्नमेंट नहीं चलानी आती, इनको पता नहीं है, और ये बड़े सख्त अल्फाज प्राइम मिनिस्टर के मुतालिक इस्तेमाल किए गए। तो अपनी भी इनकी हुकूमत का कोई तरीक़ाकार इतना ज़्यादा आला नहीं था। साथ एक वो बहस अगेन एंड अगेन मरियम बीबी भी करती हैं, शहबाज शरीफ साहब भी करते हैं, मियाँ साहब ने भी आज की कि हम ख़ानदानी तौर पे, वो 1930 कह रही थी, इन्होंने 1937 से कहा कि हम अरबपति थे, हमेशा से अरबपति थे, और उन्होंने कहा 1972 में अरबों की जायदाद थी। मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है कि इनकी जब आपस में ख़ानदानी लड़ाई हुई थी, कज़न्स की हिस्सेदारी देनी आपस में कि जनाब ये हिस्सा हमारा दें, तो इन्होंने एवेल्यूएट करके मियाँ शरीफ साहब ने कोई 35-40 करोड़ रुपए का टोटल किया था कि हमारे सारे ग्रुप की वैल्यू जो है ना वो 35-40 करोड़ है। बीको का उस ज़माने में बहुत बड़ा एक ख़ानदान होता था, बाद में जो कि पीको बनी, तो वो उनको बीच में डाला गया था कि हमारे बाकी भाइयों का हिस्सा जो है ना इतने इतने करोड़ बनता है। टोटल ये जो है ना 30 और 50 करोड़ के दरमियान टोटल वैल्यू सारे असासों की लगाई गई थी, वो इन्होंने खुद लगाई थी, तो अरबों नहीं है। और मुझे ये एजाज़ हासिल रहा है कि डॉक्टर बशर हसन मरहूम जो है, जो कि नेशनलाइजेशन के इंचार्ज थे, तो उनसे पूछा था कि जी इनको क्यों नेशनलाइज किया गया। उन्होंने कहा ये उस ज़माने में जो 22 ख़ानदान, तो क्या ये 50 ख़ानदानों में भी नहीं आते थे। इनका लिस्ट में नाम इसलिए आया गया था कि उस वक्त बड़ी टेंडेंसी थी एक इंसानी हकूक़ के वाले से, और हमारी बड़ा सोशलिस्ट बैंड था, तो इनकी बहुत शिकायत आती थी कि इनके जो इत्तेफाक फाउंड्री के अंदर जो वर्कर्स के साथ बहुत बुरा सलूक होता है, और इनके मतलब बड़ी बड़ी स्टोरीज़ मशहूर थी कि ये क्या अपने वर्कर्स के साथ करते हैं। तो इनका नाम जो है ना वो ज़्यादा इन वजूहात की वजह से आया था, ये कोई इतनी बड़ी ग्रुप नहीं थे, और ये हकीकत है कि ये पाकिस्तान की 50 बड़ी फैमिलीज़ में भी नहीं आते थे। एनीवे, मगर इस वक्त इशू ये है कि मियाँ साहब और वो सारा ख़ानदान उनका वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं, और वो बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट पे, डायरेक्टली कर रहे हैं। तो इस पे अब सबसे पहले तो देखना ये है बाकी पार्टीज़ का क्या रहता है। 2 दिन से जब से ये अटैक आना शुरू हुआ है, पीपल्स पार्टी खामोश है, उनकी तरफ से कोई मैचिंग वो नहीं आ रहा कि उन्होंने कहा जी हम भी शामिल हैं। ये जो कह रहे हैं हमारे भी यही ख्यालात हैं बिल्कुल। अभी तक जो है ना बिलावल गालिबन शायद दुबई में है, आसिफ ज़रदारी साहब का एक हल्का सा गाना गा के उन्होंने, वो भी गायब है, तो आज भी नहीं। हाँ, मौलाना साहब का भी, अभी क्लासा साहब का ये ख्याल है कि वो नहीं दबेंगे। हमने देखना है कि कब तक वो खड़े रहते हैं, और इन्हीं अल्फाज में खड़े रहते हैं जो उनके पिछले दिनों बयानात आए हैं। और सबसे ज़्यादा ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर सवाल आ जाता है कि आया वो कब तक ये चीज़ को कितना अलाउ किया जाएगा, इसकी कोई मुफाहमत वाला तरीका निकाला जाएगा, कोई सलूशन निकाला जाएगा, कोई पैगाम दिया जाएगा, या क्या किया जाएगा। क्योंकि ये इससे सारी नज़र आ रहा है कि अदारों का टकराव बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, जो कि किसी सूरत में भी जो कि बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। नॉट गुड फॉर कौम, मुल्क सल्तनत के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन क्लास साहब से आमिर साहब ने बात की है मफाहमत की, मफाहमत करते थे वो तो अंदर हैं, तो अब कैसे मफाहमत होगी? जो अंदर है ना, मैंने ख्याल है मैंने पहले भी बात की थी, पाकिस्तानी कौम को समझाना चाहिए कि ये मेरे गाँव के खुदाबख्श कसाई साहब अंदर नहीं हुए, कि जिनके साथ थाने से ले के वहाँ छित्रोल होती और फिर उसके बाद
थाने वालों को मिलने के लिए पैसे दें, फिर एएसआई को दें, मुहर्रर को दें, एसएचओ को दें और बंदे को भूत बना के पेश कर दें, और फिर अगर वो जेल में जाए उसके बाद एक और वहाँ जेलर के हाथ चढ़ जाए तो वहाँ पे और लोगों के हाथ चढ़े और वो करे। ये वो वाली जेलें नहीं है अगर कौम समझ ले जज्बाती होकर। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ये एक आध की नहीं है, ये बड़ी 7 स्टार, ये 5 स्टार भी नहीं है, 7 स्टार। तो कभी आपने देखा है जहाँ पे इन लोगों को रखा जाता है? ज़रा अब नैब का ज़रा जिस जेल में रखा हुआ है शहबाज शरीफ साहब को, ज़रा वो जाके देख लें, 7 स्टार से भी बेहतर होगी। और 20 खादिम खड़े होंगे उनकी उस पर खिदमत पे कि सर हुक्म करें क्या चीज़ आपको चाहिए। फिर यहाँ पे आएंगे अभी उन्होंने कौमी या असम्बली में आके कौम से खिताब करना है, अपना केस वो यहाँ लड़ते होते हैं, नैब की अदालतों में नहीं लड़ते, और नैब वालों को जरूरत ही नहीं होती उनसे सवाल जवाब करने की। और फिर उनको ले जाया जाएगा मिनिस्टर एनक्लेव में, ज़रा उनकी कोठी देखिएगा जाके जिसमें वो रहते हैं, और फिर मीडिया पीछे होगा, फिर उनके हट्टो बच्चों। सो ये हाई प्रोफाइल जेल है जिसका आपने कहा जेल में फिर रात को खुफिया मुलाकातें भी होंगी, और जिनको आजकल बैशिंग हो रही है जिनको, उनके बंदे भी आ रहे होते हैं कि मियाँ साहब दस की करिए। वही है ना, उनकी याद आ जाएगा अनवर मसूद साहब की नज़र, हुन की करिए कि पांडे शांडे मैंने 2 बैठे हैं तो पता नहीं क्या कुछ कर बैठे हैं, हुन की करिए। तो फिर उसके बाद ये दोबारा पुराने पार्टनर्स एस्टेब्लिशमेंट भी है और ये भी है। बाज़ वक्त हमें फील होता है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट के साथ ठीक ही हो रहा है कि आपने ही नहीं लोगों को लाया था। नवाज शरीफ को, ये जो नवाज शरीफ प्रोडक्ट बनी है किसने बनाई है? यही बनाने वाले हैं। ये ज़रा आप जहन में रखें, इनको किन किन लोगों ने सामने लाए थे ये मुल्क चलाएंगे ज़रा। ये जनाब उस वक्त जनरल हमीद गुल साहब थे, उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक साहब थे, जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान साहब थे, इनको वज़ीर आज़म बनाने वाले असलम बेग साहब थे। जनाब मैं नाम आपको देता जा रहा हूँ, 2-4 और भी नाम है जो मैं उसमें लिए जा सकते हैं कि जो उस वक्त जिन्होंने रोल अदा किया था। मेजर आमिर साहब थे इंटेलिजेंस, उसमें ISI में थे, ब्रिगेडियर इम्तियाज़ साहब थे। अब सारे मैं बाद उनसे मेरा है बड़ी अच्छी दोस्ती तल्लुक़ है, मेजर आमिर साहब से रिटायर हो गए, उनको 20-30 है। मैं उनको कहता हूँ, मैं कहा सर ये प्रोडक्ट आपने ये सारे 8-10 जर्नल इकट्ठे हुए पॉलिसी बनने के भुट्टो साहब का काउंटर क्या करना है, हमने पीपल्स पार्टी का क्या काउंटर करना है, हमने जागीरदारों और ज़मींदारों को कैसे इनका इलाज करना है। आपने कहा एक शहर में से बंदा ढूंढते हैं और ढूंढेंगे, ताजिर होगा, बिजनेसमैन होगा, और वो ये पीपल्स पार्टी को तबाह बर्बाद कर देगा। पता नहीं मैं कि वो तबाह बर्बाद हुए या नहीं हुए पीपल्स पार्टी, इसने उनको बर्बाद कर दिया जो इनको लेके आए थे, रोजाना उनके बैठ के कच्चा छट्टा सुना रहे होते हैं। गवर्नमेंट का शाहकार के तौर पे लाए गए थे, पेश किया गया था। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो 8-10 हमारे जर्नल बैठे थे उस वक्त के 80s के और प्रोडक्ट उन्होंने पेश की थी, तो प्रोडक्ट तो फिर है फ्रैंकेनस्टाइन वो जो उसका है एक है, फिर भुगते हैं। उसके बाद उन्होंने फिर आपने उनके साथ डीलें की, उन्हीं को बनाया, उनको परवान चढ़ाया, उन्हीं को सामने लेके आए, कौम को बताया कि इनसे बेहतर लीडर ही कोई नहीं, इनके पीछे लगो। और उन्होंने पीपल्स पार्टी का उन्होंने मुकाबला भी किया, जाग पंजाबी जाग तेरी पग नू लग गया दाग। ये नारे सारे हमने सुने हुए हैं कि ये कोई मतलब हमारी उसके एजेस के उसके 90s के नारे हैं। खैर अब ये है कि मेरी कुछ 1-2 जो सियाने लोग हैं ज़रा पॉलिटिक्स समझते हैं। अब मियाँ साहब के पास जो है जो इन्होंने बातें की हैं आज डट गए हैं, माशाल्लाह डट गए हैं। ये मुक्के उनको हमेशा लड़ाई के बाद याद आते हैं, ये ध्यान में रखें। नवाज शरीफ साहब को जितने मुंह पे मार लेना चाहिए जो बात वो नहीं आ रहा है। जितने मुक्के इनको आते हैं याद हमेशा लड़ाई के बाद हो। जब लड़ाई हो रही थी उस वक्त पाँव पड़े हुए थे सारे के सारे। मैं 2-4 मिसालें बता रहा हूँ। अच्छा। इससे पहले वो मैं आपको मिसालें बताऊँ। अचानक इनका अपने आप को हीरो के तौर पर पेश करना, देयर मेथड टू दिस मैडनेस। वो क्या है कि आसिफ अली जरदारी के ऊपर एक लग गया कि यार आसिफ अली जरदारी जो 10% है, और वो इससे आज तक नहीं निकल सके आज तक उन पे, और उन्होंने कभी कोशिश भी नहीं की। वो कहते हैं जैसा हूँ जहाँ है की बुनियाद पर ना मैं ऐसे ही हूँ। वो कहते हैं ना माँ मैं ऐसा ही हूँ। जनाब आपको पसंद है ना पसंद है, जरदारी साहब कहते हैं ये पैकेज है। वो टेंडर नहीं आता जहाँ है जैसे की बुनियाद पर इसकी बोली लगाई जाएगी। उन्हें नेक बनने का, उन्हें ईमानदार बनने का कोई दौरा भी नहीं पड़ता, कभी जुनून भी नहीं पड़ता। उनकी अपनी जगह ये चीज़ सबको पसंद है। इनके लिए क्या मसला हुआ कि इमरान खान ने पिछले इनको 8-10 सालों में या पनामा के बाद ज़्यादा या धरने के बाद उन्होंने साबित कर दिया हर बात पे चोर डाकू, ये चोर हैं डाकू हैं, चोर हैं डाकू हैं। अब ये शनाख्त बनती जा रही है, यहाँ डिस्कशन होती है, उनके वजीर करते हैं, चीज़ें करते हैं, एंकर्स करते हैं, डिबेट पार्लियामेंट में होती है। ये देखें जी ये चोर है डाकू हैं, ये लुट के ले गए हैं, ये पनामा के फलान हैं, ये कजाक हैं, इन्होंने लंदन में प्रॉपर्टीज़ बना ली। ये पूरी शरीफ फैमिली का इमेज बनता जा रहा था, बन चुका है बड़ी हद तक कि ये इन्होंने लूटा है यहाँ से। उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो अपने एक कहते हैं हमारे वाले साहब जो हैं, और बड़ा लतीफ़ा बना हुआ है उसका, बल्कि शहबाज शरीफ साहब का क्लिप भी था कि जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरे वाले साहब गरीब थे। नवाज शरीफ साहब बताते हैं कि मेरे वाले साहब अमीर थे, तो लोगों को नहीं समझ आती थी कि उसमें गरीब का ये कौन सा बच्चा है और उसके बाद मतलब अमीर का कौन सा। खुद कहते हैं, उनके ये क्लिप है, मेरा ख्याल ढूंढ लेगी हमारी टीम, जिसमें वो कहते रहते कि उसमें कहते नवाज शरीफ साहब ने सब कुछ करके देख लिया। इन्होंने जनाब ये खुफिया मुलाकातें भी कर ली, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कर ली, एहसन इकबाल साहब की भी हो गई। सबसे बड़ी मुलाकात जो आखिरी थी वो कहते ऊँट की कमर पे आखिरी तिनका, वो थी चौधरी मोहम्मद जुबैर साहब की।
मैं चौधरी जानबूझ के कह रहा हूँ। उनकी मुलाकात की 2 मुलाकातें करवाई, 26 अगस्त और 7 सितंबर को। यहाँ से जो उस मुलाकातों में हुआ वो तो मरियम ने कोई थ्रेट भी किया कि जनाब हम बताएं कि और क्या गुफ्तगू हुई थी। उनके बाद इनको पता चल गया कि जनाब हमने पाँव भी पकड़ के देख ले, हमने यहाँ पे जैसे उन्होंने कहा हमने वैसे किया। हमने जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन में 3 साल वोट भी डाल दिया। हमने लोगों की बातें भी सुन रही, पार्टी की सुन ली, मीडिया की सुन ली। वोट को इज्जत देने की बजाय हमने बूट को जाके वोट भी डाल दिया, बात फिर भी नहीं बन रही। सो इनके लिए अब क्या ऑप्शन था कि इसी तरीके से वेट करें, सब्र करें, या उन्हें फील हुआ कि जब तक ये यहाँ पे बैठा है, ट्राइका बैठा हुआ है, इमरान खान साहब है, DGIS है, आर्मी चीफ है, हमारी दाल नहीं गलने वाली। वो आखिरी मैसेज उन्हें वहाँ जुबैर साहब की उस मुलाकात से लग गया। और जिसके बाद जो जुबैर साहब का उन्होंने ट्रीटमेंट किया, जुबैर साहब की बातें बताई गई हैं ना कि खुद आए थे, हमने नहीं बुलाया था, तो ये भी पता चल गया जुबैर साहब की इतनी ही इज्जत थी जितनी उनकी पता चल गई। ऑप्शन क्या थे? आसिफ अली जरदारी की तरह वो जहाँ है वो जैसे की बुनियाद पर चुप करके घर बैठे रहें, इंतज़ार करें, फिर कुछ जनरल कियानी साहब आएंगे और फिर हम कोई बुरके पहन के कोई GHQ में जाएंगे और हमारी खुफिया मुलाकातें होंगी, और फिर चौधरी वहाँ निसार अली खान साहब, शहबाज साहब ये जाएंगे और मुलाकातें करेंगे। इंतज़ार करें मतलब 3-4 साल। या हमारे ऊपर जो इमेज बनता जा रहा है कि हमने लूटा है और हम पैसा बहर लेके पूरा खानदान आ गया ना, अब तो कोई नहीं बच गया, तो हम इसको आके एक उस हीरो का रूप ले लें। हम अपने आप को बताएं कि हम बागी हैं, हम जमहूरियत के लड़े लड़ रहे हैं, हम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम यहाँ पे बाजवा साहब के खिलाफ उनकी करप्शन पे लड़ रहे हैं। मैं उनके आसम की बाजवा साहब की बात करूँ जो उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं, और हम इस वक्त अकेले हैं जो इस वक्त इनसे लड़ाई कर सकते हैं। सो ये बेसिक जो इनकी अटैम्प्ट है, ये अपने आप को, उसे मेरा ख्याल है दे वांट टू गेट रिड ऑफ इट। जो जरदारी साहब पे लगा 10% पे, इन पे लगा। अब अदरवाइज ये नवाज शरीफ साहब थे, अभी मेरा ख्याल कल हम आपको वो क्लिप दिखाएंगे, आज हमको ढूंढते नहीं धोते, जब डॉन लीक सही, इसलिए हम इन पे क्यों नहीं ट्रस्ट करते। मतलब एटलीस्ट मैं इन पे ट्रस्ट नहीं करने को तैयार, ये जो कुछ कह रहे हैं। इनको आज मौका मिले ना, ये फिर डील करेंगे, ये और अपने लिए ही करेंगे, अपने साथियों को जेल में पड़वाएंगे। इनके अपनी पार्टी के लोग कहते हैं खुद करेंगे। आज इनको थोड़ी सी डील दे देते ना मरियम नवाज वाली के, जाने दें, ये बातें नहीं होनी थी। ये सारी लड़ाई मरियम नवाज के लंदन ना जाने की वजह से हुई है। अब ये क्या कहते हैं, ये अगर अच्छे होते, 3 मैं इनकी आपको चीज़ें बता रहा हूँ। इनके पास 4 मौके थे, जब ये पावर में होते हैं ये नहीं करते। ये इनके पास मौका था जब यहाँ पे ये बकौल इनके पास वो आए थे यहाँ पे, उसके बाद उनका जनरल मेरे जहीर इस्लाम का कह रहे थे कि कहा था, आप आर्मी चीफ थे, स्टैंड ले लेते, उनको डिसमिस करते कि हाउ डिड यू डेयर टू कम टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और मुझे ये कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दूं। इसके बाद दूसरा, इन्होंने जनरल रहील को कहा था, अगर आपको याद हो कि जनाब के आप इमरान खान साहब से हमारी बातचीत करें, जो रात को उनको GHQ बुलाया गया था। बाद में इन्होंने कहा हमने नहीं कहा, तो रहील ने फिर वहाँ से कहा था नहीं जी आपने हमें कहा था। 2 हो गया। तीसरी जो बड़ी अगली 2 बातें बड़ी अहम है, जो खड़े होने का टाइम था, जिस सजदे में गिर गए थे, वो था जब डॉन लीक सही थी। मेरा ख्याल है दावा मैं कर सकते हैं, मैं और आमिर मतीन अकेले इसमें, जिन्होंने उस वक्त डट के कहा था कि डॉन लीक्स पे नवाज शरीफ को खड़ा हो जाना चाहिए। एक कोई आपको ये चले ले ले, मैं उसके बाद आखिरी 1-2 बातें रहती हैं जस्ट टू एस्टैब्लिश कि दे आर फेकिंग इट। नई डील की कोशिश हो रही है, डील नहीं मिलेगी। जैसे आपने कहा था कि जब सख्त होंगे तभी एस्टैब्लिशमेंट भी बात सुनती है। यहाँ पे नाज़रीन ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे अल अज़ीज़िया रेफरेंस में, जिसमें आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने काफ़ी सख्त रिमार्क्स दिए हैं और ये भी कहा है कि हम इनको मफरूर करार देंगे। ब्रेक के बाद इसका अहवाल आपसे शेयर करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन ब्रेक पर जाने से पहले क्लासा साहब एक क्लिप की बात कर रहे थे। 25 अप्रैल 2017 की बात है, जब क्लासा साहब ने कहा था कि डॉन लीक्स के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान, जो कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, जो कि अभी साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनको किसी हवाले से डट जाने का कहा था। वो क्या कहा था क्लासा साहब ने, ज़रा सुने। क्लास साहब तब तो नहीं डटे, लेकिन अब शायद वो डट गए। ये कौन से आपने अप्रैल बताया? 25 अप्रैल 2017 ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ वो आ रहा था। हमने उस वक्त कहा था 3 साल पहले कि हुजूर इनको, आप वजीर आजम हैं, आपने क्या किया? डॉन लीक्स जब भाई खबर है, इन्होंने 3 बड़े काम किए थे जो आज मजलूम बन रहे, मीडिया के भी हीरो बन गए। इन्होंने पहला ये काम किया, एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनवाई, ये वजीर आजम साहब ने। ये पूरी कौम को फैक्ट्स पता होने चाहिए इनके चक्रों में, कि हम इसलिए नहीं आते, मैं इनके तरीका पता है। इन्होंने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बने, उसमें 2 इन्होंने फौजी, इन्होंने ब्रिगेडियर रखवाए, एक ISI का, एक मिलिट्री इंटेलिजेंस का, 2 फौजी। उसके बाद इन्होंने अपने 3 वजीरों को उनके सामने पेश करवाया कि इनकी इंक्वायरी करवाएं, खबर इन्होंने लीक 50 और लोगों को भी, साफियों को, बड़े बड़े जफर अब्बास, राना जवाद, पता नहीं खबर गुम्मन, सबको पेश करवाया। आर्डर गए कि पेश हूँ। ये नवाज शरीफ साहब पेश करवा रहे थे, अपने वजीर भी करवा रहे थे, फिर अपने सरकारी जो अफसरान थे जिनकी तारीफें कर रहे थे कि मेरे सरकारी अफसरान बड़ी उनको दाद दे रहे थे, उनको उसी कमेटी के सामने पेश करवाया।
उसी में उसकी फिर रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट की रोशनी में इन्होंने परवेज रशीद को भी बरतरफ किया, इन्होंने तारिक फातमी को भी इन्होंने आगे थोड़ा सा आगे पीछे किया, उस पर रिएक्शन आया फ़ौरन कि इसको हटाएं। राव तहसीन के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की। ये नवाज शरीफ साहब कर रहे थे सारी की सारी। और प्लस डॉन लीग्स पे, वो जो डॉन लीग्स वाले थे सिरिल अलमेडा साहब, उनका इन्होंने नाम ईसीएल में डाला, जिससे उनकी जान निकल गई थी। हमने उसका रोला डाल दिया सब सहाफी ने, भाई सहाफी क्या इसमें कसूर है। डॉन को उन्होंने तकरीबन डिक्लेयर कर दिया था कि जनाब डॉन ने खबर छापी है तो पाकिस्तान के खिलाफ कितना बड़ा काम किया है। ये उस वक्त हो रहा था जो डॉन वाले आज इनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हैं कि ये आएंगे, मसीह आएगा और ये घोड़े पे चढ़ के लंदन से हमें बचाएगा। उस वक्त डॉन पे ये उस वक्त गद्दारी तक ये जा रहे थे। ये सिरल की जान नहीं बच रही थी। इनके दौर से उनके अखबार बंद होने शुरू हुए थे जो आज तक नहीं हुए। ये उन्हीं के दौर में कर रहे, ये नवाज शरीफ साहब कर रहे थे। कौम को जरा बता दें। अगली बात, आपको याद होगा हामिद मीर साहब पे अटैक हुआ, उन्होंने रिपोर्ट चलाई, गलत थी सही थी जो भी था, उसके इन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब जो आजकल वो कहते हैं मीडिया पे बड़े ट्वीट करते हैं, ये डिफेंस मिनिस्टर थे, इन्होंने एक दरखास्त तैयार की, दरखास्त इन्होंने जियो के खिलाफ तैयार की, उनके मालकान के खिलाफ की, ये गद्दारी का मुकदमा, ये पेमरा में गए, इन्होंने वहां पे बल्कि कहेंगे कि अभी मिलेगा नहीं, वो इसका या कल दिखाएंगे कि काशी अब्बासी के शो में ख्वाजा आसिफ ने जियो के बारे में क्या कहा था कि मेरे पास इनके खिलाफ किस किस तरह के सबूत हैं। ये पेमरा में गए, इन्होंने उनका लाइसेंस 15 दिन के लिए कैंसिल करवाया, टीवी बंद करवाया, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना करवाया। ये नवाज शरीफ साहब के दौर की बता रहा हूँ, ख्वाजा आसिफ की। आज वो कहते हैं कि सारी चीजें। अगली बात जो मुझे सबसे ज्यादा अफसोस है बेचारे मुशाहिदुल्लाह के साथ, मुशाहिदुल्लाह से इन्होंने ये इंटरव्यू दिलवाया था जिसकी आज बात कर रहे हैं। ज़हीरुल इस्लाम का जो जिक्र कर रहे हैं ना कि मैंने उसको इनकार कर दिया था। अब जरा सुने इस इनकार की कहानी सुने। मैं इसलिए तो कहता हूँ इख्तिदार में होते हैं तो उस वक्त इन्हें ये याद, और लोग भी भूल जाते हैं, ये तनाज़र ही भूल जाते हैं। अच्छा, अगले इन्होंने क्या किया, इन्होंने बीबीसी को इंटर दे दिया मुशाहिदुल्लाह साहब ने कि जनाब के उस वक्त ज़हीरुल इस्लाम साहब ने धरने के पीछे वो थे, नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे जब ये इंटरव्यू हुआ, धरने के पीछे ये थे, ये ज़हीरुल इस्लाम साहब से ISI थी और जर्नल से हमारे पास उनकी टेपें हैं, गुफ्तगू की टेपें हैं। जो ही बीबीसी पे इंटरव्यू छपा, साथ अभी उसमें काठमांडू में थे, इनको वहीं फ़ोन किया गया कि फ़ौरन तुम रिजाइन करो, तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई कि फौज की शान में तुमने या DGIS ज़हीरुल इस्लाम के बारे में ये कहा। इनको वहाँ पे बरतरफ किया इन्होंने। मैं कहना ये चाहता हूँ, जब आपके पास टाइम था, आप पे दबाव आ रहा था ना डॉन लीग से, फिर उसी सिरिल इन्होंने अलमेडा को और डॉन को मुल्तान बुला के इंटरव्यू कंफर्म किया। ओ भाई मेरे, आपने बताया, आज भी कह रहे थे खबर की वजह से हुआ, तो भाई सब डट जाते ना। जब क्याम का वक्त आया था सजदे में पड़ गए। आपने अपने ही उन वजीरों को बरतरफ करवाया, आपने अपने वजीरों को इंटेलिजेंस अफसरान से इंक्वायरियां करवाई, आपने सहाफ़ी दर्जन भर सहाफ़ी थे उनकी आपने इंक्वायरियां करवाई, आपने मुशाहिदुल्लाह को बरतरफ किया, परवेज रशीद हुआ, तारिक फातमी हुआ कि हमारे जनरल आपसे खुश हो जाएं। जब आपके पास पावर थी, एग्जेक्टिव पावर थी, उस वक्त आप उस वक्त वो कहते लड़ते हुए जाते, आप पे फिर अटैक करते, आपकी हुकूमत को वो आके वो गिरा देते। ये कम अज कम मैं और आमिर मतीन उस वक्त राइट साइड ऑफ हिस्ट्री खड़े थे, जो हमने क्लिप सुनाया है। और उस वक्त ये आसान काम नहीं था, जरा जहन में रखिएगा। पूरा GHQ, उस वक्त जनरल रहील साहब, उस वक्त पूरी ASI, उस वक्त जनरल आप ज़हीरुल इस्लाम साहब एंड कंपनी और मीडिया का माहौल, सारा मीडिया में इक्का दुक्का, शायद मेरा मुझे याद पड़ता है नुस्रत जावेद हमारे अलावा थे जिन्होंने थोड़ी सी बात की थी, मगर यहाँ पे माहौल इस तरह था कि हमारा ये कहना था कि जनाब ये जो बात है इसमें गलत क्या बात है। अभी ये जो मौलाना फजलुर रहमान ने कहना शुरू किया है कि जी अमेरिका का जो हशर अफगानिस्तान में हुआ था वो आपका पाकिस्तान में कर देंगे, इसी के खिलाफ थे। यही हम कह रहे थे कि जनाब ये पाकिस्तान के अंदर ये तालिबानाइजेशन और ये टेररिज्म जो है, ये APS का क्या हुआ है, इसको रोकना है और तो कुछ नहीं था। तो आज जनाब वही मियां नवाज शरीफ साहब जर्नलों को आगे डांट गए, पावर से चले गए। वो भाई मेरे, आप उस वक्त लड़ते, कम अज कम मैं मतलब हम लोगों ने, इनको चाहिए था, इन पे दबाव आ रहे थे, पार्लियामेंट में आते भाई यूसुफ रज़ा गिलानी को कुछ भी कहें, आए थे ना, तकरीरें तो की ना, 2 उन्होंने कौमी असम्बली में जो स्टेट विद इन स्टेट की बात की उन्होंने, OBL पे जब उनको कहा गया था, OBL की बात हुई थी, वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस अगर पार्लियामेंट में कभी की, उन्होंने कहा जनाब के आपको हमने कहा था कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में कैसे आया है, आप हमारे खिलाफ इंक्वायरी लेके आए कि अमेरिकन को वीज़े कैसे दिए हैं, तो ये उसामा बिन लादेन जो वीज़े लेके आया हुआ था यहाँ पे, भाई कोई जो था डटा तो था, तो मियाँ साहब हिम्मत करते, थोड़ी सी जो आज हिम्मत कर रहे हैं लंदन से बैठ के एक कौमी असम्बली में तकरीर करते हैं। आज तो वो इस तरह का है कि वो नेल्सन मंडेला बने हुए हैं और वो इस तरह का लग रहा है कि जनाब ये बहाली जमहूरियत है। बात ये है कि ये इसके पीछे मासूमियत का जो किया जा रहा है कि ये सिर्फ सियासी है। भाई साहब यहाँ करप्शन के केसेस हैं,
ये पैनमा एक है, आज तक वो मनी ट्रेल नहीं मंगाई है, किसी को नहीं दिखाई गई है। ये जो शहबाज शरीफ साहब का दिखाया जा रहा है, ये सिर्फ बताया जा रहा है कि ये जिस तरफ विक्टिमाइजेशन की जा रही है, मरियम बीबी भी कह रही है विक्टिमाइजेशन है। भाई साहब वो टीटीओं का तो हिसाब देते हैं, वो जो पापड़ वाले के नाम पे अरबों रुपए निकले हुए हैं, अपने घर की खवातीन के नाम पे टीटियाँ आई हुई हैं, वो इतनी बड़ी रिपोर्ट है, कुछ ना कुछ तो दे ना, तो सिर्फ ये वन साइड ना करें। मेरी इशू उस वक्त ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो इस वक्त ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी साहबजादी जो कर रही हैं, मेरा नहीं ख्याल है शेख मुजीबुर रहमान ने भी ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की थी, ये उससे आगे जा गए हैं। दूसरा अब क्राइसिस एट हैंड ये है कि 11 को कोयटा के अंदर जो जलसा ऐलान कर दिया गया है, कोयटा इस वक्त बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और वहाँ पे पहले ही एक लोच ग्रीवेंसेस हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ पे डिसअपीयरेंसेस होती रही हैं और वो ये कोई काफ़ी सारी चीज़ें सच्ची भी हैं, मगर अभी तक उसके ऊपर कोई मरहम नहीं लगा, इसलिए वो ज़ख़म अभी ताज़ा ज़ख़म है। दूसरा वहाँ पे जो है तालिबान भी हैं, उसके अंदर फिर हर एक के अपना ज़ाहिम है, फिर सी पैक है और फिर सी पैक का क्योंकि इंचार्ज डॉक्टर जनरल आसिम बाजवा है, मैं पता नहीं क्यों मेरे मुंह से हमेशा डॉक्टर उनके लिए डॉक्टर आसिम होते थे, शायद इसलिए निकल जाता है, तो वो वाले बैठे हुए हैं। तो ये एक वहाँ पे कोयटा में जब ये होने जा रहा है, उसके अंदर जो है ये ज़ुबान जिस तरह की इस्तेमाल की जा रही है, मेरे 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 फॉर एग्ज़ाम्पल 2-4 नून लीग के बाकी सरकर्दा लीडर हैं, प्राइवेटली बात हुई कि जनाब, तो वो उनके हाथ पाँव फूले हुए हैं, वो कह रहे हैं, जो आपने आज भी गौर किया होगा, अंदर ये तकरीर चल रही थी, जब बाहर जिन लोगों ने उसकी बताया कि क्या बातें हुई हैं, उनकी ज़ुबान उस तरह की सख्त नहीं थी। सो क्या ये मुतमिल हो सकती है ये मुस्लिम लीग इस तरह की ज़ुबान और इस तरह की, फिर ये कोयटा के जलसे में अगर ये किया जाए तो ये तो फिर सीधा सीधी वाकई बगावत है, ये बगावत है। अच्छा, इस पे आमिर जो भी आपने बाद में खिलाफ की, उसमें एक बड़ी अहम बात की है इन्होंने, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, उन्होंने कहा कि जिसको लाए हैं, ही वॉज रेफरिंग टू इमरान खान, तो उनको भी कोई समझ नहीं है चीज़ों की, मतलब हमारी अगर हम उनके बयान को मान लिया जाए द फेस ऑफ इट, तो हमारे एस्टेब्लिशमेंट को भी दाद देनी चाहिए। 1984 से लेके, बल्कि वो एक नाम मैं भूल गया था, जनरल जिलानी साहब, ये मतलब 8-10 हमारे बड़े बड़े टॉप के 80s के जनरल से एक अपने जिरगा किया, उसके बाद उन्होंने बैलेटिंग की और बैलेटिंग में से मियाँ नवाज शरीफ साहब को निकाला था कि जनाब ये फिट रहेगा। बल्कि मैं आबदा हुसैन की बुक पढ़ा था, पावर फेलियर, बड़ी खूबसूरत किताब है, वन मस्ट रीड इट, जो 80s और 90s की उन्होंने पॉलिटिक्स को उसमें कवर किया। वो कहती है, मैं और फ़खर इमाम साहब मिलने गए थे जनरल जिलानी से वहाँ पे गवर्नर हाउस, तो हम मिलने गए, मैं उनसे था हमारा, तो हम बैठे तो वहाँ पे एक लड़का सा बैठा हुआ था, तो कोई मिठाई का डब्बा लेके बैठा हुआ था, उनकी किताब का मैं हवाला दे रहा हूँ, कहेंगे तो कल मैं उसकी अंडरलाइन करके स्क्रीन पे दिखा देंगे। तो मैंने किसी से पूछा कि हु इज़ ही, तो उन्होंने कहा कोई बिजनेसमैन है यहाँ पे मियाँ शरीफ साहब, उनका बेटा है, तो मुबारकबाद को देने के लिए मिठाई का डब्बा लेके आया है। अकॉर्डिंग टू आबदा हुसैन वो मियाँ नवाज शरीफ साहब थे। मुझे ये है कि अगर उस वक्त 80s में 8-10 जर्नल उन बैठ के प्रोडक्ट हमें दी, जो आज प्रोडक्ट उन गले फिट हुई है क्योंकि उनके जो भी इशूज़ हैं, तो जो मियाँ नवाज शरीफ साहब आज की प्रोडक्ट के बारे में कह रहे हैं, अब इसका मुझे नहीं पता कि ये फिर कोई 10 साल बाद 5 साल बाद इनके बारे में क्या कहा जा रहा होगा कि ये इनको किन ने आके इनको ग्रूम किया, किन्हों ने इनको ले किया है, किस तरह की चीज़ें की। ये सवाल, ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी सबसे बड़ा सवाल, ये निशानी यही है कि आसान होता है ना, अगर जब बेनज़ीर साहबा हो, पीपल्स पार्टी हो या नेशनलिस्ट हो, कोई लिबरल लोग हों, प्रोग्रेसिव पार्टीज़ हों, तो उनको टारगेट करना बड़ा आसान है। अब जब आपके अपने बनाए हुए सनम जो हैं और पंजाब से भी हों और हाथ के बनाए हुए वो सारे लीडर हों, तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। ये वही तालिबान है, तालिबान की पेरेंट पार्टी JUI ही है ना, और तो कहीं से नहीं आए। तो अपने बनाए हुए ये सारे लोग जब आपके साथ खड़े हो जाते हैं, फिर इनके हाथों भूल जाते हैं, अब समझ नहीं आ रही कि इसका करना क्या। लास्टली इस पे एक मुझे शेर याद है, अगर ठीक कर दीजिएगा, मुझे शेर नहीं याद रहते, अगर मारियों को मुझे नहीं पता कितना शौक है। वो कहते जिन पत्थरों को बख्शी थी हमने ज़बान, जिन पत्थरों को हमने बख्शी थी ज़बान, बरसे तो हम पे बरसे, को इस तरह का कोई है चक्कर है सारा। तो जनाब इतला ये एस्टेब्लिशमेंट को अपनी थोड़ी सी आपको भी बैठ के रीअसेसमेंट करनी चाहिए कि आपको पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में कितना आगे आना है, कितने पिक एंड चूज करने हैं। थोड़ा सा काम पाकिस्तानी अवाम की विजडम पे भी छोड़ दें, कोई 2, 4, 3, 5 कोई थोड़े से कोई सियासतदान आपने बचने नहीं दिए इस मुल्क में। जो भी 2-4 खड़े हो सकते थे वो सिंध से थे, वो आपके मशरकी पाकिस्तान से थे, बलूचिस्तान से थे, कोई आपके इधर KP से थे। सबको आपने इन्हीं के ज़रिए, इन्हीं के अपनी
अपनी जो आपने नर्सरी लगाई हुई थी, इन्हीं के जरिए उनका खात्मा किया। अब वही नर्सरियां आपसे संभाली नहीं जा रही। सो कुछ सियासतदान बचे रहने थे अपने आप को पॉलिटिक्स। लास्टली जो है ये जो हाइब्रिड सिस्टम जो करते रहते हैं ना, ये बैकफायर कर गया है। तो मेरा ख्याल पैराडाइम की जो है ना दोबारा उसको नज़र मारने की ज़रूरत है कि इतना भी ज़्यादा आगे नहीं आना चाहिए कि बाद में वो बिल्कुल जो है, वो बात ये है कि जितनी ताकत होती है आप एक्सरसाइज करते हैं उतनी ही जिम्मेदारी होती है। ये नहीं हो सकता कि आगे किसी को करके जो है ना ताकत आप इस्तेमाल करें, जब मार खाने का टाइम आए तो कहे नहीं जी ये मैं नहीं है, ये लोग हैं, ऐसे नहीं होता। ब्रेक का टाइम है। ब्रेक के बाद हम नाज़रीन डिस्कस करेंगे जो नून लीग की जानिब से LNG टर्मिनल्स बनाए गए थे वो महंगे तरीन टर्मिनल्स थे, और उस हवाले से वफाकी वज़ीर बहरी अमूर उन्होंने भी कुछ इंकशाफात किए हैं, हक़ाइक़ बेनकाब किए, आपके साथ शेयर करेंगे। ब्रेक के बाद साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अरकान कमेटी आज चेयरमैन PCB एहसान मानी पर खूब बरसे हैं, और ये इंकिशाफ हुआ है ऑडिट हुकाम की जानिब से कि इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लेडिएटर्स की फ्रेंचाइजेस कम कीमत पर नीलाम की गई हैं। जबकि एक और इंकिशाफ ये भी हुआ है कि ऑडिट हुकाम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिकॉर्ड फराहम करने से इनकार किया था। आमिर साहब, क्यों इनकार हुआ? वो हुआ इशू ये है कि लाहौर कलंदर और कराची किंग्स के अलावा बाकी जो तीनों फ्रेंचाइजेस थी एक रिजर्व प्राइस रखी हुई थी, तो उससे नीचे एक तो वो बेची गई। दूसरा ये था कि PCB जो है वो इनकारी है कि जनाब हमने जो है ऑडिट नहीं कराना जो है। तीसरा उसके अंदर एक बहुत बड़ा इशू है कि उनका मानी साहब आज पेश हुए हुए थे, उनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी। उनसे जब पूछा गया कि जनाब ये रूल्स आपने फॉलो नहीं किए, उन्होंने कहा जी हमारे ऊपर जो है ना पेपरा रूल्स लगते ही नहीं हैं जो है, तो वो नहीं है। दूसरा जो मुझे समझ नहीं आई, मेरे लिए सबसे समझना मुश्किल है कि इमरान खान साहब की आपको पता है नजम सेठी के साथ इतनी ज़्यादा लड़ाई रही, और इमरान खान साहब ने 40 पंक्चरों के इल्ज़ाम लगाए, मुकदमेबाजी अभी भी चल रही है, 35 पंक्चरों की लड़ाई वो मुकदमा अभी तक चल रहा है। ये सारा जो ऑडिट का रिपोर्ट है ये 2 अरब 77 करोड़ की इरेगुलरिटीज़ हैं जो कि ऑडिट में आई हुई हैं, और ये सारी की सारी तकरीबन नजम सेठी साहब के दौर की हैं। तो मानी साहब जो हैं उनको क्या ज़रूरत है कि उनके दौर की डिफेंड करते फिर रहे हैं कि नहीं जी पेपरा रूल नहीं है लगता, और कि जी नहीं जी वो ये नहीं है वो नहीं है। उनको कहते हैं कि जी बिल्कुल ये एक हुई हैं और ऑडिट डिपार्टमेंट ने की है, हम इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, और जहाँ पे जैसा आप मुनासिब समझें इसको नैब में देना है, FIA में देना है, जिधर देना है इसकी इंक्वायरी करवाई जाए। वो एक तो ना उनसे क्रिकेट सही हो रही है, ना PCB ठीक हो रही है, दूसरा उनको समझ नहीं आ रहा था कि आज क्या होना है। और ख़ास तौर पे क्योंकि क्रिकेट का मामला है, और प्राइम मिनिस्टर इत्तफाकन जो है वो एक ज़माने में क्रिकेट खेलते थे, और उनका था मैं जब आऊँगा कि क्रिकेट मैं बदल दूंगा, तो ना फ़िलहाल तो क्रिकेट बदल रही है ना PCB बदल रही है। और मानी साहब का ये जो आज दुर्गत बनाई गई है सारे सेनेटर्स ने, वो आज टाइम थोड़ा इसकी तफसीलात बाद में बताएंगे, ये दूसरी स्टोरी ज़्यादा। मैं इसी पे थोड़ा सा कॉमेंट कर लूँ। आपने कहा मानी साहब कुछ नहीं कर रहे, एक उन्होंने आज वहाँ रिपोर्टर्स को बताया कि यहाँ पे अजहर अली और वो दूसरे कप्तान वो जो कोच है मिसबा, वो जाके इमरान खान साहब से मिले और उन्होंने हमसे पूछा नहीं है, वो इंक्वायरी कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब से मुलाकात पे इंक्वायरी एहसान मानी साहब जो है ना, एहसान मानी साहब वो ज़रूर कर रहे हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि पाकिस्तान का क्रिकेटर इस वक्त प्राइम मिनिस्टर क्रिकेटर है, तो क्रिकेट का कुछ नहीं बन रहा। सर इनके मुखालफिन उनके मुंह में खाक, वो ये कहते हैं जब तक इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान की क्रिकेट ठीक नहीं होगी, ना ये वर्ल्ड कप जीतेंगे। ये उनके क्रिटिक्स कहते हैं, क्योंकि क्रिकेट अगर ठीक होगी और कोई अच्छा कप्तान को वर्ल्ड कप जीत गया, फिर 92 का कप का क्या बनेगा जिसका दिन रात हम वो लेते हैं क्रेडिट लेते हैं। या फिर बल्कि मेरा ख्याल उसने कहा था कि मैं गलत नहीं कह रहा, वो जो दूसरे आमिर सोहेल साहब ने कहा था कि हम क्यों अगले 3-4 वर्ल्ड कप नहीं जीत सके थे, कि ताकि 92 वाला वर्ल्ड कप ना वो अकेला रहना चाहिए। वो तो एक बड़ी उस पर कंट्रोवर्सी है। तो सर जी ये क्रिकेट भी ठीक नहीं होगी, क्रिकेट वही थी 92 तक होती थी, बाद में बेकार चली है। 2 अरब 77 करोड़ रुपए की जो है ना इरेगुलरिटीज हैं, उसका किसी ना किसी को तो जवाब देना। मैंने जवाब नहीं देना, बस 92 का बार जीतना था, जीत गए। उसके बाद क्रिकेट के ना चक्कर में पड़े, ना इसको ठीक करवाए ना इसने ठीक होना है। हम LNG के हवाले से बात कर लेते हैं। LNG क्लास साहब, LNG पाकिस्तान LNG टर्मिनल्स लिमिटेड के जो सरबराह थे नून लीग के दौर में आजम सूफी साहब, उनको इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया था। वाली स्टोरी मुझे याद पड़ती है इनकी, वो उसका बैकग्राउंड मैं बताऊंगा, ये जरा लार्जर मैं थोड़ा सा बता दूं। जो आज इन्होंने स्टोरी बयान की है ना इन्होंने अली जैदी साहब ने, वैसे तो अली जैदी साहब
साहब ने 2 हफ्ते पहले जो कबीना में खुद 2 टर्मिनल पे वारदात डाली है और जिस तरीके की मंजूरी ली गई है, तो वो मेरा ख्याल कल के लिए बचा रखते हैं या कुछ दिनों के लिए। ये मसूफ ने जो पहले से प्रीएम्प्ट फरमाया है ना अली जैदी साहब, फरिश्ते ये भी नहीं है। इनके दोस्त जो है ना जिनको बचवा रहे, आपको याद होगा आतिफ रईस साहब, जिनको इन्होंने $84 मिलियन का वहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट मिला था आपके पेशावर में, 84-85 बल्कि 14 अरब रुपए का। वो इनके दोस्त थे, उन्हीं के घर रहते थे, उन्हीं को ठेका मिला पेशावर का। अच्छा। वो एक और कहानी है। तो ये जो कहानी सुना रहे हैं ना, ये ठीक कह रहे हैं, जो आज उन्होंने बातें की ठीक की हैं, बल्कि हमने स्टोरी दी हुई है, हमने स्कैंडल ब्रेक किया हुआ है। लेकिन अपना जो इन्होंने 2 हफ्ते पहले वारदात डाली है, वो कहानी जरा, वो भी LNG की है, वो भी टर्मिनल की है, जरा उसको फिर रख लेते हैं। वी विल डू इट लेटर। एक टीजर छोड़ के जा रहे हैं कि हजूर आपका घर भी वो क्या शीशे के घर में बैठे हुए पत्थर तो आज आपने भी मार दिए। हुआ ये था कि ये ठीक कह रहे हैं, शाहिद खकान अब्बासी साहब, उनके बड़े हमदर्द हैं मीडिया में, वो बोलकर नाराज़ भी हैं मुझसे कि शाहिद खकान अब्बासी साहब से सादा और ईमानदार बंदे कोई नहीं पैदा हुआ। बिल्कुल नहीं पैदा हुआ। ये वह थे जो एक लेके गए थे टर्मिनल की 2013-14 में समरी लेके गए कि हमने यहाँ पे 2 टर्मिनल लगाने हैं, एक लगाना था उस वक्त, और उसकी कीमत लगाई थी 3 से 4 बिलियन रुपीज़, 3 से 4 अरब रुपए का लगना था टर्मिनल। ये इन्होंने फौरी तौर पर उसको चेंज किया गया। 3-4 अरब रुपए में क्या बनेगा, इन्होंने 3-4 बिलियन को 13 अरब किया। साथ में इन्होंने वहाँ कराची की जो पार्टी थी एंग्रो आई, उसने आके इनके साथ मुआहदा किया, उसको इन्होंने ये 15 साल के लिए उनके साथ डील मारी। 15 साल के लिए उन्होंने कि हमने $130 मिलियन इस पर इन्वेस्ट कर दिया। हालांकि इनिशियली मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं 30 से 40 मिलियन डॉलर थे, चलें जी $130 मिलियन हो गए। उसमें पता है प्रॉफिट कितना है उनको, और डॉलरों में लिया, डॉलरों में डील की उन्होंने, पाकिस्तानी कंपनी जी, खुद नहीं लगा लिया इन्होंने 3-4 बिलियन रुपीस। इन्होंने कहा जनाब कि 15 साल तक रोजाना हम आपको 2,72,000 यहाँ पे $2,72,000 हम रोजाना देंगे आपको। जिसकी बात वो कह रहे हैं, अली जैदी कह रहे हैं, अपने कैपेसिटी चार्जेस की बात कर रहे हैं कि भाई साहब हम यूज करें ना करें, हमने रोजाना $2,72,000 एंग्रो को देना है। शाहिद खकान अब्बासी साहब ने उनको तकरीबन डॉलरों में दी। जब डॉलरों में डील हुई थी, डॉलर मेरा 90-95 रुपए का था, आज डॉलर 165 रुपए का है। सो ट्रिपल आपने करके उनको डील दी, डॉलरों में मारी, और अगले 15 साल तक देने दी। प्रॉफिट यूजुअली कितना होता है इसमें, ऑयल एंड गैस में आपका 18 से 20% होता है मैक्सिमम। अच्छा। इन्होंने 44% उनको प्रॉफिट दिया एंग्रो वालों को, शाहिद खकान अब्बासी ने दिया। और जिसने दिया, ये जिस एंग्रो के वहां बंदे ने सीईओ इनके साथ ये डील की कि रोजाना $2,72,000 हम लेंगे, ये तकरीबन $2 बिलियन तक जाके बनता है आपका ये $2 बिलियन अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ $130 मिलियन। इससे बड़ा जुल्म इस मुल्क में कोई नहीं हुआ जो शाहिद खकान अब्बासी इन कंपनी करके गए थे, और अच्छे बन के टीवी चैनल पे बड़े अच्छे भी बने बैठे हैं और संभाले भी नहीं जाते। तो जनाब इन्होंने वहां पे किया, इन्होंने सारी अच्छा, उसके बाद दूसरा इन्होंने लगाया आके टर्मिनल इकबाल जड अहमद को दिया, वो इन्होंने 22% पे दिया। एक 44% प्रॉफिट पे दिया, दूसरा 22% पे दिया। सो जितना माल इसमें बनाया जा रहा है अभी भी, बल्कि उस असद उमर साहब ने इंक्वायरी करवाई, कैबिनेट ने कहा था हम रिन्यू करवाएंगे। इमरान खान साहब को ये परों पे पानी पड़ गया क्योंकि अब्दुल रज़ाक दऊद साहब बैठे हुए हैं। ये कराची के दऊद जो थे एंग्रो के सेठ, ये उनके पास है। $2,72,000 जो बात आज ने की है, इसने अली जैदी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। लेकिन सवाल एक आमिर मतीन साहब के पास एक और है, वो जरा बता दें कि ये हुकूमत में बैठे हैं, हमें ये खबरें दे रहे हैं। लास्ट मिनट में क्योंकि कह दूं कि ये ट्वीट पे ना मसला करें, ये गवर्नमेंट है, अगर इनको एतराज़ात हैं सीधा केस ठोकें, FIA के पास भेजें, नैब के पास भेजें। दूसरा ये गलत कह रहे हैं, वो $30 मिलियन नहीं था, वो बाद में जुर्माना जो $30 मिलियन हुआ था, जो आज तक बालजट अहमद से ना वही है ये 50 मिलियन का जुर्माना हुआ था, जिसपे आज भी वो आर्बिट्रेशन के कोर्ट के अंदर लंदन में गए हुए हैं, और वो लिया नहीं जा सका था आज तक, क्योंकि गवर्नमेंट के पास उतनी स्पाइन नहीं है कि उनसे लिया जा सके। कल इसकी तफसील बताएंगे, कल इसकी तफसील आपसे शेयर करेंगे, डिटेल से इस टॉपिक पे बात करेंगे। नाज़रीन टाइम खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।